टोटल चलो आज के सेक्शन के अंदर हम राजस्थान स्टेट का अंदर जो पेपर फर्स्ट है उसके क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उच्च शिक्षा में भारत सरकार की एक डिजिटल पहल जिसका उद्देश्य कॉलेजों में रोबोटिक्स और एम्बेडेड सिस्टम को और सीखने को बढ़ावा देना है। तो वो हो जाती है ई अंतर IIT बॉम्बे। फिर देखिए ये अंतर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे की एक पहले जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय पूर्व में MHRD द्वारा प्रायोजित है। इसका प्राथमिक उद्देश्य है रोबोटिक्स में प्रायोगिक शिक्षा को बढ़ावा देना और छात्रों और शिक्षकों को एम्बेडेड सिस्टम और रोबोटिक्स में प्रशिक्षित करना, इंजीनियरिंग कॉलेजों में व्यवहारिक और परियोजना आधारित शिक्षा में सुधार करना, नवाचार और समस्या समाधान कौशल को प्रोत्साहित करना है। यह कार्यक्रम छात्रों और संस्थानों को रोबोटिक्स की प्रशिक्षण कार्यशाला और प्रतियोगिताएं प्रदान करता है। तो देखो वर्चुअल लैब जो है विज्ञान और इंजीनियरिंग में ऑनलाइन प्रयोगशाला प्रदान करते हैं। ये दूरस्थ प्रयोग और सिमुलेशन को ध्यान केंद्रित करते हैं, विशेष रूप से रोबोटिक्स और एम्बेडेड सिस्टम पर नहीं। ई पीजी पाठशाला पीजी स्टूडेंट के लिए ई कंटेंट, स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए एक ई कंटेंट पहले ये डिजिटल शिक्षण सामग्री वीडियो और अध्ययन मॉड्यूल पर ध्यान करती है, रोबोटिक्स प्रशिक्षण से संबंधित नहीं है। सतह ई शोध डिजिटल शोध संसाधनों और शोध सहायता से जुड़ा हुआ है, रोबोटिक्स या एम्बेडेड सिस्टम पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। फिर देखो डिजिटल इनिशिएटिव शोध रिसर्च, शोध गंगोत्री जो है रिसर्च प्रपोजल के लिए है और शोध गंगा जो है थीसिस के लिए, ये शोध सिंधु जो है ये कंटेंट के लिए, शोध शुद्धि जो है प्लेगरिज्म साहित्य चोरी को रोकने के लिए, शोध चक्र जो है रिसर्च को ट्रैक करने के लिए है। यह राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क का नया क्या है? भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग के लिए एक कार्य प्रणाली है। भारत सरकार की एकमात्र रैंकिंग प्रणाली उच्च शिक्षा के लिए है NAAC। फिर देखो NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग वो बोलते हैं इसको, जारी हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा 2015 के अंदर। फर्स्ट एडिशन जो आया था इसका 2016 के अंदर आया था। इसके अंदर 17 कैटेगरी है। राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय पूर्व में MHRD द्वारा वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। यह भारत सरकार में यह भारत में उच्च शिक्षा संस्थान को विभिन्न मानदंडों जैसे कि शिक्षण अधिगम और संस्थान की अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास कार्य स्नातक परिणाम जीरो पहुंच और समावेशिता धारणा PR के आधार पर रेटिंग देने का कार्य प्रदान करती है। ये देखो इसके अंदर इस तरह से करनी आती है। ओवरऑल रैंकिंग जो IIT मद्रास के द्वारा यूनिवर्सिटी जो आती है IISc बेंगलोर आती है, कॉलेज आती है इसके अंदर हिंदू कॉलेज। फिर देखो स्वच्छ विकास तंत्र क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM किस प्रोटोकॉल के अंदर काम कर रहा था? प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल के अंदर करता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 16 सितंबर 1987 को आया था। ओजोन ODS लागू हुआ था 1989 के अंदर। COP21 जो है इसके अंदर पेरिस जो है COP21 से रिलेटेड है। और कार्टेशियन जो है जैव विविधता लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए है ये। फिर देखो UNFCCC पृथ्वी सम्मेलन अर्थ सम्मेलन जो है 1992 के अंदर हुआ था। इसके अंदर क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल COP3 1997 जापान के अंदर लागू हुआ था 2005 के अंदर। देखो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को ये क्या करता है? कम करता है। फर्स्ट जो है 2008 से 2012 छह ग्रीन हाउस गैसेस आई थी। सेकंड राउंड के अंदर जो है 2013 से 2020 शायद ग्रीन हाउस आई थी इसके अंदर। कितनी आई थी? 7 ग्रीन हाउस आई थी। देखो ये की द की 3 क्योटो प्रोटोकॉल मैकेनिज्म जो है जॉइंट इंप्लीमेंट है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है और इमिशन ट्रेडिंग है। फिर देखो परमाणु उत्सर्जन कटौती क्रेडिट सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन सर्टिफाइड इमिशन क्रेडिट सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन क्रेडिट क्योटो प्रोटोकॉल से ग्रीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म वायुमंडल में उष्मीय कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मीट्रिक टन में कमी। फिर देखो
परमाणु उत्सर्जन प्रदेश यार एक कार्बन क्रेडिट या जो कार्बन प्रोटोकॉल के है सोच विकास तंत्र स्टेडियम के तहत जारी किया जाता है। एक सीआरई 1 मीट्रिक टन CO2 या उसको समतुल्य ग्रीन हाउस गैस CO2 में कमी CR का व्यापार किया जा सकता है और देश या संगठन उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इनका उपयोग कर सकता है। उदाहरण आता है एक एक पवन परियोजना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 10,000 टन CO2 समतुल्य तक कम करती है तो वह कमाती है। इस प्रकार प्रत्येक CER 1 मीट्रिक टन CO2 और CO2 संतुलन औसत प्रतिनिधित्व करता है। फिर जब फसलों को उनके परिचालन वाटर फुटप्रिंट के लिए आगे क्रम में बताना है। देखो सबसे ज्यादा आता है पानी लेती है कॉफी पिया जाता है सबसे कम लेता है गेहूं फिर चावल लेता है फिर बाद में कॉफी सबसे ज्यादा रहती है। फिर देखें वाटर फुटप्रिंट का मतलब किसी उत्पाद को बनाने में इस्तेमाल होने वाले तेज पानी की कुल मात्रा से जिसमें उत्पादन के सभी चरण शामिल होते हैं। इसे आमतौर पर इस तरह बनाया जाता है प्रोडक्ट है कि प्रति किलोग्राम पानी की मात्रा में लीटर में जैसे कि क्रॉप चावल जो है 2500 लीटर प्रति बीघा लेती है गेहूं जो है कितना लेती है 1800 से 2000 और कॉफी लेती है 18,000 से 21,000 लीटर। मानसिक वैश्विक औसत के अनुसार गेहूं को आमतौर पर चावल की तुलना में कम पानी की ही आवश्यकता होती है। कॉफी का जल प्रदूषण दोनों अनाज की तुलना में असाधारण रूप से अधिक होता है तो सबसे कम है गेहूं फिर है चावल फिर है कॉफी। फिर देखो अरे ग्रीन वाटर फुटप्रिंट जो मृदा में संग्रहित जल जो होता है ना वर्षा जल का उपयोग सीधा पौधा करते हैं ठीक है। और ब्लू वाटर फुटप्रिंट की अगर बात करें नदियों झीलों जलाशयों और भूजल ग्रहण वाटर से लिया गया जल होता है। फिर देखो ग्रे वाटर फुटप्रिंट की अगर बात करें प्रदूषक पोल्यूटेंट्स को स्वीकार दिए मानक को कारक तनु डाइल्यूट करने के लिए आवश्यक जल ग्रीन फुटप्रिंट वाटर फुटप्रिंट और ग्रे फुटप्रिंट। फिर आ जाता है हमारा पर्यावरण विकास एक संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन UNCED जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। देशों के प्रतिनिधित्व को पर्यावरण पर मानव गतिविधियों के प्रभाव के बारे में चर्चा करने के लिए एक साथ ला गया था। 179 सामाजिक आर्थिक कितना था 179 सामाजिक और आर्थिक। ये देखो रियो समिट 1992 के अंदर हुआ था पृथ्वी सम्मेलन रियो समिट रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर हुआ था UNCED के द्वारा। COP30 जो UNFCCC इस जलवायु परिवर्तन के लिए COP30 बिलियन ब्राजील और CBD जैव विविधता और एजेंडा 21 आ जाता है सतत विकास के लिए। फिर देखो भारत के अधिकांश राज्यों में राज्य सरकारी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति की जाती है तो किसके द्वारा की जाती है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ईस्टर्न यूनिवर्सिटी प्रेजेंट जो है राज्यपाल चांसलर और वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अगर बात करें चांसलर किसकी नियुक्ति करता है वाइस चांसलर की ठीक है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जो है भारत के राष्ट्रपति जो है विजय के रूप में काम करते हैं। देखो भारत में ऑनलाइन शिक्षा मंच कौन कौन से हैं तो एक तो है दीक्षा है स्वयं है परख असेसमेंट सेंटर सॉरी दीक्षा है स्वयं है और स्वयं प्रभा है और परख जो है एनपी 2020 असेसमेंट सेंटर और स्वयं प्रभा के अंदर 40 DTH चैनल का ग्रुप है। देखो दीक्षा जो है दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षण मंच है। विशेषता है स्कूली शिक्षा के लिए ई कंटेंट है शिक्षण प्रशिक्षण मॉड्यूल है QR कोड सक्षम पाठ्य पुस्तकें आ जाती है ऑनलाइन शिक्षण संसाधन आ जाता है ये एक ऑनलाइन शिक्षण मंच है। देखो प्रभा स्वयं सही स्वयं जो है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड भारत का राष्ट्रीय मुख मंच है। विजेता है स्कूल से स्नातकोत्तर स्तर तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम आ जाता है परमाणु पाठ्यक्रम शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित आता है यह एक ऑनलाइन शिक्षा मंच है। परख गलत आ जाता है परख जो है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट एनसीईआरटी के तहत स्थापित एक राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक है जैसे कि एनईपी 2020 द्वारा संशोधित किया गया था। देखो छात्र मूल्यांकन को मान्यकृत करना है मूल्यांकन प्रथाओं में सुधार करना यह ऑनलाइन शिक्षा मंच नहीं है। प्रभा की अगर बात करें स्वयं प्रभा डीटीएच टीवी चैनलों के एक समूह है जो 24/7 शैक्षिक सामग्री प्रदान करता है। विशेषता की अगर बात करें तो शैक्षणिक शैक्षिक प्रसारण है स्कूली और
उच्च शिक्षा सामग्री देना है। डीटीएच के माध्यम से इंटरनेट के बिना सुलभ है। इसे एक प्रमुख डिजिटल ऑनलाइन सेशन फाइल माना जाता है। देखो ग्लोबल वार्मिंग क्षमता, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के समय में 1 किलोग्राम मीथेन CO2 कितने है CO2 के बराबर होती है। देखो जो मीथेन 25 मीथेन 1 kg CH4 मीथेन 25 kg CO2, तो 25 को हम कर देंगे 1 किलो मीथेन जो है उसमें 25 kg होता है। 10 किलो में कितना जाएगा, 250 किलो जाएगा। फिर देखो कौन सा प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है, तो आ जाता है तक्षशिला जो है पाकिस्तान में है। गादार राव और रावलपिंडी पाकिस्तान, राजा तक्ष ने करवाया था ये। वल्लभी गुजरात के अंदर, विक्रमशिला बिहार के अंदर, नालंदा भी बिहार के अंदर है। तक्षशिला जिसे तक्षशिला भी कहा जाता है विश्व के प्रमुख उच्च शिक्षा केंद्रों में से एक था। प्राचीन गांधार क्षेत्र में स्थित वर्तमान में पाकिस्तान है के तक्षशिला शहर के निकट स्थित है। यह लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से यह फैला फूला रहा है। चाणक्य, पाणिनि और चरक जैसे प्रसिद्ध विद्वान तक्षशिला से जुड़े हैं। अतः तक्षशिला वह प्राचीन विश्वविद्यालय जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। मेडियन यूनेस्को साइट 1990 क्या कहता है, गलत आ जाता है नालंदा वर्तमान बिहार। तो वर्तमान बिहार भारत में स्थित सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय में से एक है। वल्लभी वर्तमान गुजरात भारत में स्थित है। बौद्ध और धर्म निरपेक्ष शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र है। विक्रमशिला वर्तमान बिहार भारत में स्थित है। पाक शासक धर्मपाल द्वारा पाल राज शासक धर्मपाल द्वारा स्थापित। यानी फिर 2020 ने किस पर जोर दिया है, तो सभी इंजीनियरिंग और मेडिकल पाठ्यक्रमों को स्थानीय भारतीय भाषाओं में शुरू करा जो किया जाता है। प्राचीन ज्ञान प्रणालियों को पुनर्जीवित करना है और सभी कॉलेजों को भविष्य के मल्टी डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करना है। 12 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल ECCE के लिए एक क्या है पाठ्यक्रम तैयार करना है। फिर देखो प्राचीन ज्ञान प्रणालियों का जो सही नहीं है। फिर 2020 भारत की समग्र ज्ञान परंपरा को जोड़ देती है, यानी इतना क्या अध्ययन को बढ़ावा देती है। भारतीय ज्ञान प्रणाली क्या इतिहास, प्राचीन भारतीय विज्ञान है, दर्शन है, कला और संस्कृति, प्रारंभिक ज्ञान है। फिर आता है ज्ञान के सभी विषयों में स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के सभी स्तरों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं काम करती है। तो सारी एनसीईआरटी स्कूल के लिए काम करती है। एनसीटी जो है शिक्षा के लिए काम करती है। यूजीसी जो है उच्च शिक्षा है और आईआईसीटी जो है तकनीकी शिक्षा है। देखो स्वयं के निर्देशों के अनुसार मूक्स में 4 चतुर्थांश 4 क्वाड्रेंट होने चाहिए है। ये कौन कौन से है, सबसे पहले ये ट्यूटोरियल जैसे कि वीडियो हो गया, फिर टेक्स्ट जो पठन सामग्री हो गया, फिर बाद में मूल्यांकन हो गया, फिर बाद में ऑनलाइन चर्चा प्लेटफॉर्म हो गया। ये ट्यूटोरियल है, फिर टेक्स्ट मटेरियल है और सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, ऑनलाइन डिस्कशन है। फिर देखो स्वयं स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग और यंग एस्पायरिंग माइंड भारत का राष्ट्रीय मूक मंच है जिसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग और यंग एस्पायरिंग माइंड है। समान गुणता समान गुण सुनिश्चित करने के लिए स्वयं पाठ्यक्रम को चतुष्कोणीय क्वाड्रेंट स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स क्वाड्रेंट अप्रोच का पालन करता है। स्वयं के 4 चतुष्कोण है। फर्स्ट है ई ट्यूटोरियल वीडियो, विषय विशेषज्ञों द्वारा वीडियो व्याख्यान एनिमेशन प्रदर्शन और प्रस्तुतियां शिक्षकों के अवधारणाओं को प्रस्तुत अवधारणाओं को दृश्य रूप में समझने में सहायता करता है। शोध पद्धति पर रिकॉर्डेड व्याख्यान किया जाता है। ई टेक्स्ट पठन सामग्री, पीडीएफ नोट्स, ई पुस्तकें, लेख संदर्भ सामग्री यह वीडियो के पूरक के रूप में विशद अध्ययन सामग्री प्रदान करता है। व्याख्यान ज्ञान नोट्स ध्यान पीपीटी किया जाता है। स्व मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी असाइनमेंट अभ्यास विषय बहुविकल्पी क्वेश्चन यह शिक्षार्थियों को अपने समझ का मूल्यांकन करने में सहायता करते हैं। उदाहरण मॉड्यूल के बाद आते हैं एमसीक्यू। तो कौन चर्चा माना जाता है, शिक्षार्थियों और शिक्षकों के बीच अंतर क्रिया है, संदेह समाधान में शैक्षणिक चर्चा है। फिर बाद में आता है छात्र पर्सन पोस्ट करते हो शिविरों को वहां से उत्तर प्राप्त करते हैं। स्वयं चतुष्कोणों का सही क्रम हो जाता है। ई ट्यूटोरियल वीडियो जाता है, टेक्स्ट सामग्री और स्व मूल्यांकन का चर्चा मंच आ गया। यूजीसी द्वारा अंतिम नियमों और विनियमों के अनुसार 10% साहित्य चोरी प्रदर्शन की अनुमति देता है। देखो ये इस प्रकार यूजीसी मानदंडों के तहत 10% की सहायता
असमानता उनमें यूजीसी में 10% तक साइबर चोरी की जांच से बाहर से स्वीकार्य है। यूजीसी रेगुलेशन 2018 10 से 40% जो जाता है इस संगठन के अंदर आ जाता है, 40 से 60 जो जाता है जो के अंदर आ जाता है, इस संस्कृति के अंदर आ जाता है, 60 इस संस्कृति के अंदर आ जाता है। फिर देखो हमको देखने हैं, आइडेंटिफाई करना है करेक्ट डिसीजन, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग फोकस ऑन नोइंग व्हाई एंड हाउ पे काम करता है, ठीक है। फिर इट हेल्प लर्नर रिलेशन बिटवीन फैक्ट्स, फिर बात के अंदर आ जाता है फैक्ट के मध्य काम करता है रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। इट कॉज डिस्करेज इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, जो भी होता है गलत। देखो ये लॉन्ग टर्म रिटेंशन जो भी जाता है सही। देखो इसमें मेमोरी आता है और अंडरस्टैंडिंग आता है, रिफ्लेक्टिव चिंतन आता है। फिर देखो अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग फोकस ऑन नोइंग व्हाई एंड हाउ, हाउ पे काम करता है। देखो सीख बौद्ध स्तर शिक्षण केवल तथ्यों को स्मरण करने पर नहीं बल्कि उनके अर्थ कारणों और अनुप्रयोगों को समझने पर बल देता है। यह इस बात पर केंद्रित है कि अवधारणाएं क्यों और कैसे काम करती है। फिर बात के अंदर आता है ये हिसाब से वो तथ्य के बीच समझ स्थापित करने में हेल्प करता है। इस हिसाब से नए ज्ञान को पिछले ज्ञान से जोड़ते हैं और अवधारणाओं के बीच संबंधों की पहचान करते हैं और भावनाएं स्पष्ट रूप से मजबूत करते हैं। जिस कर जिस कर फिर क्या है, यह शिक्षक छात्र की अंत क्रिया को प्रोत्साहित करता है, जो जाता है ज्ञान। बोर्ड रिसर्च शिक्षण में वास्तव में प्रश्नोत्तरी चर्चा व्याख्यान के माध्यम से शिक्षक छात्र के बीच सक्रिय अंतक्रिया प्रोत्साहित करता है। बोर्ड रिसर्च शिक्षण को वास्तव में प्रश्नोत्तरी चर्चा और व्याख्यान के माध्यम से शिक्षक और छात्र के बीच सक्रिय अंतक्रिया को प्रोत्साहित करता है। Therefore, this statement is clearly incorrect। फिर रहता है इट इम्प्रूव लॉन्ग टर्म रिटेंशन, यह दीर्घकालिक धारणा को बेहतर बनाता है। विद्यार्थी धारणाओं को सार्थक रूप से समझते हैं तो रखने की तुलना में धारणा मजबूत हो जाती है और अधिक समय तक बनी रहती है। फिर बात में टीचिंग मोस्ट अलाइन विद अंडरस्टैंडिंग लेवल, अगर डिस्कशन एंड ह्यूरिस्टिक मेथड जो है वो आ जाता है हमारा अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड आ जाता है। नोट जो है मेमोरी से है, रिटेंशन मेमोरी से है और रिपीटेशन और इमिटेशन भी मेमोरी से है। वेस्ट होमवर्क लर्निंग बाय डूइंग, देखो रटकर सीखना ये चाहता है गलत है। रोट लर्निंग रटकर सीखना मुख्य रूप से ऐसे समझने जहाँ गहरी समझ के बिना तथ्य को पुनः स्मरण करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। फिर अभ्यास और पाठन पुनरावृत्ति और अभ्यास पर बल देते हैं, तो जो तो बहुत स्तर तक के बजाय स्मृति तक स्मृति प्रशिक्षण पर काम करता है। फिर होता है चर्चा किया जाता है डिस्कशन एग्जिस्टिंग मेथड, अन्वेषण विधि और चर्चा विधियों विधियां बहुत स्तर पर के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि वे शिक्षार्थियों को सक्रिय रूप से भागीदारी और तर्क के माध्यम से अवधारणाओं को पता लगाने, विश्लेषण करने और समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। फिर आ जाता है पुनरावृत्ति या अनुकरण, जो कि जाता है गलत है। यह भी जानना करो और बार बार अभ्यास पर केंद्रित हो जाओ, अवधारणा समझ की बजाय स्मरण का समर्थन करती है। फिर आ जाते हैं बोर्ड एसोसिएशन अवधारणा पर किससे संबंधित है, मोरिसन से रिलेटेड है। और जो मेमोरी पर आ जाते हैं बोर्ड स्तर, अंडरस्टैंडिंग मोरिसन और जोहन फेडरिक हर्बर्ट जो है मेमोरी से है। और बीएफ स्किनर जो जॉन डिवी जो है वो किससे है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन से। बीएफ स्किनर जो है अपरंट कंडीशन रिफ्लेक्टिव। फिर देखो जॉन फेडरिक जो है किससे है, जॉन फेडरिक स्मृति स्मृति शिक्षण से संबंधित जो स्मरण अभ्यास प्रवृत्ति को बल देता है। फिर देखो मॉरिसन जो उन्होंने बहुत सामग्री की निपुणता और तथ्यों और के बीच संबंध की स्थापना पर बल देता है, जो इस असर की मुख्य विशेषता है। कहता है जॉन डीवी चिंतन स्तर से रिलेटेड है, रिफ्लेक्टिव। जॉन डीवी जो है रिफ्लेक्टिव टीचिंग से रिलेटेड है, जो समय समाधान और समय चिंतन पर स्थित है। बीएफ स्किनर जो है बीएफ स्किनर उनको किस लिए जानते हैं, ऑपरेटिंग कंडीशन और प्रोग्राम लर्निंग। बीएफ स्किनर क्रिया कौशल अनुबंधन और क्रमादेशित अधिगम के लिए जाने जाते हैं। बहुत स्टैटिस्टिशियन की अवधारणा के लिए नहीं करेक्शन इज बी।
फिर आता है लीस्ट सुटेबल फॉर रिफ्लेक्टिव टीचिंग। तो ड्रिल और प्रैक्टिस जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, न्यू आइडियाज, रिसर्च या मेमोरी से रिलेटेड है। देखिए केस स्टडी आता है, प्रोजेक्ट आ जाता है, सेमिनार मेथड, ये सारे के सारे किसमें जाते हैं, रिफ्लेक्टिव के अंदर आ जाता है। केस स्टडी मेथड, केस स्टडी केस अध्ययन विधि चिंतन शिक्षण के लिए होती है, क्योंकि ये विश्लेषण और रचनात्मक चिंतन और समझ समाधान को बढ़ावा देती है। प्रोजेक्ट विधि प्रयोजन विधि शिक्षार्थी को स्वतंत्र रूप से समस्या की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो चिंतनशील शोध सोच के साथ अच्छी तरह मेल खाती है। कहते हैं सेमिनार में तरह संगोष्ठी विधि चर्चा प्रश्नोत्तरी विचारों के मूल्यांकन को बढ़ावा देकर चिंतन विश्लेषण का समर्थन करती है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड जो है ये अभ्यास और दोहरा विधि मुख्य रूप से पुनरावृत्ति आदत निर्माण और स्मरण करने पर चिंतन प्रशिक्षण की नहीं बल्कि स्मृति स्तर की रिलेटेड है। फिर देखो हमको चिंतन एवं ऑटोनोमस स्तरों को सही रूप से अलग करते हैं। देखो चिंतन स्तर जरा समझ आ गई, जबकि स्वायत्त स्तर और स्वनिर्देशित होता है। चिंतन स्तर में शिक्षक की भूमिका स्वायत्त स्तर से अधिक होती है। चिंतन में जो है स्वायत्त से अधिक होती है, स्वायत्त अधिगम चिंतन अधिगम की तुलना में शिक्षक मार्गदर्शन पर निर्भर करता जो कि जाता है, दोनों तरह आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं जो कि जाता है सही। फिर देखो चिंतन चिंतन स्तर विश्लेषण तर्क और जांच के माध्यम से समस्या को हल करने से संबंधित है। देखो स्वायत्त स्तर शिक्षण संबंधित अधिगम पर बल देता है, जहाँ शिक्षार्थी रूप से अपने अधिगम के प्रयास बनाते हैं और उसका प्रबंधन करते हैं। पहले तो चिंतन शिक्षण में शिक्षक समस्या समाधान की स्थितियों में मार्गदर्शन और सुविधा आ, सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। फिर देखो स्वायत्त अधिगम में शिक्षार्थी अधिगम स्वतंत्र होता है, ये शिक्षक की भागीदारी तुलनात्मक रूप से कम होती है। देखो स्वायत्त अधिगम चिंतन अधिगम की तुलना में शिक्षक मार्गदर्शन पर अधिक निर्भर करता है। फिर देखो चिंतन और स्वायत्त दोनों स्तर जो है उस स्तरीय चिंतन को जो है बढ़ावा देते हैं। चिंतन शिक्षण आलोचनात्मक जांच विकसित करता है, जबकि स्वायत्त स्वतंत्र निर्णय और मौलिकता को मजबूत करता है। फिर कहता है रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग बेस्ड है। और क्या चिंतन चिंतन स्तर शिक्षण रचनावादी अधिगम पर विस्तृत सिद्धांत पर आधारित है। यह जहाँ तक अधिगम एवं समस्या समाधान को बढ़ावा देता है, जो कि दोनों में सही हो जाता है। देखो चिंतन स्तर शिक्षण रचना आवादी अधिगम सिद्धांत पर आधारित है, जहाँ शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से सूचना प्राप्त करने के बजाय अनुभव विश्लेषण और चिंतन के माध्यम से सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। फिर आ जाता है रचनावादी रचनावाद जांच आधारित अधिगम और समस्या समाधान का समर्थन करता है। चिंतन शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से जांच कर अन्य प्रश्न पूछने, विश्लेषण करने और समस्या को हल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। फिर देखो कारण सिद्ध अधिगम की व्याख्या करता है, क्योंकि रचनावादी अधिगम सक्रिय जांच करता है, समस्या समाधान पर बल देता है, जो चिंतन स्तर की मुख्य विशेषता है। फिर देखो जॉन फ्रेडरिक हार्वर्ड जो है जॉन फ्रेडरिक जो मेमोरी लेवल से रिलेटेड है। जॉन फ्रेडरिक हार्वर्ड स्तर शिक्षण से संबंधित है, क्योंकि उन्होंने अधिगम के आधार के रूप में स्मरण पुनरावृत्ति और अभ्यास पर बल दिया है। और मॉरिसन जो है किससे रिलेटेड है, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है। हेनरी जी मॉरिसन बौद्ध इस शिक्षण से जुड़े हैं, जो बौद्ध निपुणता और तथ्यों के बीच तार्किक संबंध पर केंद्रित है। फिर जो हंट जो है रिफ्लेक्टिव लेवल हंट चिंतन स्तर शिक्षण से संबंधित है, जो आलोचना चिंतन जांच और समस्या समाधान पर बल देता है। ऑटोनोमस जो है फोर्ट देता है, ऑटोनोमस सेल्फ लर्निंग और स्वायत्त शिक्षण वह चरण है जहाँ शिक्षार्थी स्वतंत्र हो जाते हैं और अपने अधिगम की पूरी तरह जिम्मेदारी लेते हैं। देखो जो अथॉरिटी एंड कंट्रोलर जो है वो आता है मेमोरी लेवल स्तर शिक्षण में शिक्षण मुख्य पदाधिकारी के दूर में एक कार्यकर्ता अधिगम प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, स्मरण के लिए ये तथ्य प्रदान करता है। फिर देखो बोध स्तर बोध बोध स्तर शिक्षण में शिक्षण मार्गदर्शन और सुविधा प्रदान करके
शिक्षार्थियों को अवधारणा को समझने, संबंध स्थापित करने और भाषा विकसित करने में मदद करता है। फिर बाद के अंदर आ जाता है, फोर्थ आ जाता है ऑटोनोमस लेवल, न्यूनतम हस्तक्षेप। देखो स्वायत्त स्तर के न्यूनतम शिक्षक हस्तक्षेप होता है, जहाँ शिक्षक केवल संरक्षक की भूमिका निभाता है, जबकि शिक्षार्थी अपने स्वयं के अध्ययन की जिम्मेदारी लेते हैं। फिर देखो चिंतन स्तर शिक्षण के लिए शिक्षक को चुनौतीपूर्ण समस्या स्थिति बनाने के लिए आवश्यक होता है, जो जांच विश्लेषण करता है। फिर देखो ड्रिल और अभ्यास मेमोरी से रिलेटेड है, और डिस्कशन मेथड जो है इससे रिलेटेड है, हमारे अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है, और केस हिस्ट्री जो है रिफ्लेक्टिव से है, केस स्टडी किससे है, रिफ्लेक्टिव से है, और सेल्फ स्टडी जो है वो किससे है, सेल्फ रिसर्च जो है ऑटोनोमस रिसर्च है। देखो अभ्यास और दोहराई स्मृति इस्तेमाल के लिए सबसे उपयोग है, क्योंकि पुनरावृत्ति आदतें निर्माण और तथ्य पुनर्स्मरण करने पर केंद्रित करता है। फिर देखो चर्चा वृद्धि, फिर यही चीजें इस तरह के लिए बौद्ध स्तर के लिए उपयोग है, क्योंकि यह है बौद्ध स्पष्टीकरण और अवधारणाओं के बीच के संबंध को बढ़ावा देती है। फिर देखो कैसे अध्ययन वृद्धि चिंतन स्तर शिक्षण के लिए सबसे उपयोग है, क्योंकि ये आत्मक चिंतन विश्लेषण और समस्या समाधान विकसित करती है। फिर देखो स्वनिर्देशित अधिगम स्वायत्त स्तर शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त है, जहाँ शिक्षार्थी स्वतंत्र अधिगम और अनुसंधान की जिम्मेदारी ही लेते हैं। फिर देखो हमको बताना है, जो को क्या जानना है तो वो हमारा है मेमोरी लेवल से, और कैसे जो है वो आ जाता है हमारे लेवल फर्स्ट के अंदर आ जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग के अंदर आ जाते हैं, क्या और कैसे, और थिंकिंग अबाउट थिंकिंग चिंतन के बारे में चिंतन जो आ जाता है हमारा रिफ्लेक्टिव आ जाता है, और लर्निंग टू लर्न सीखना है जो आ जाता है ऑटोनोमस से। फिर देखो इसमें से इस तरह के क्या जानना से समझने, क्योंकि शिक्षार्थी को मुख्य रूप से तथ्य में सूचना प्राप्त करते हैं और सामग्री को स्मरण करते हैं। फिर देखो बहुत ही शिक्षण अवधारणा के पीछे के कारणों और विधियों को समझने पर बल देता है कि और कैसे पर केंद्रित है। चिंतन इस शिक्षण अधिक संज्ञान से जुड़ा है, जहाँ शिक्षार्थी अपने स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का विश्लेषण और चिंतन करते हैं। फिर होता है स्वायत्त स्तर। स्वायत्त स्तर शिक्षण स्वनिर्देशित अधिगम कौशल विकसित करता है, जहाँ जिसमें शिक्षार्थी को स्वतंत्र और सीखने में सक्षम बनाने में मदद मिलती है। फिर देखो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग जो है वो किसे है, रिफ्लेक्टिव से है। फिर देखो ऑटोनोमस जो है इफेक्ट एंड फीलिंग्स। फिर देखो ऑटोनोमस इस सभी चीजों में निर्भर होते हैं, लेकिन अपने स्वयं की भावनात्मक और व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं बनाना शुरू कर देते हैं। तो मेमोरी लेवल जो है तथ्यों और सूचनाओं को पुनर्निर्माण करने की स्मृति स्तर अधिगम का सबसे निचला स्तर है, जहाँ तथ्य परिभाषा और सरल सूचनाओं को स्मरण करते हैं। रिफ्लेक्टिव जो है पीयर लर्निंग, ऐसे स्तर में वह गणित विश्लेषण और चर्चा शामिल है, यह सब अधिगम के माध्यम से होता है। अंडरस्टैंडिंग स्ट्रीम ऑफ रिलेशनशिप बहुत इस तरह का अर्थ है अवधारणाओं को समझना और विचारों के बीच संबंधों को देखना, न कि केवल स्मरण करना। फिर देखो हमको बताना है सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट एवोल्यूशन ऑफ टीचर्स। तो सबसे पहले वो अथॉरिटी के काम में काम करता है, फिर मेंटर बन जाता है, अथॉरिटी फिर मेंटर फिर फिर गाइड। देखो मेमोरी लेवल जो है कौन सा जाता है, मेमोरी लेवल इसमें जो सब चीजें मुख्य रूप से रटना पुनरावृत्ति और तथ्य के रूप में काम करता है, इसमें कुछ शिक्षण शामिल नहीं होता है। फिर देखो बहुत ही शिक्षण अर्थों को समझने और अवधारणाओं के बीच संबंधों को समझने पर केंद्रित है, लेकिन विशेष रूप से अपने स्वयं के चिंतन के विश्लेषण पर नहीं। टीचिंग थिंकिंग अबाउट थिंकिंग मेटाकोग्निशन विषम इसी तरह शिक्षार्थी अपने स्वयं के विचारों का आत्म विश्लेषण करते हैं, इस स्थितियों का मूल्यांकन करते हैं और स्वतंत्र और रूप से समस्याओं का समाधान करते हैं। फिर देखो साइंस स्तर शिक्षण स्वतंत्र अधिगम को बढ़ावा देता है, लेकिन अभी संज्ञान के स्तर पर सीधा साइंस स्तर स्वतंत्र अधिगम को बढ़ावा देता है, लेकिन अभी विज्ञान चिंतन पर सीधा पर चिंतन स्तर में अधिक मजबूत करता है। फिर देखो कंडीशनिंग जो है वो हमारी आ जाती है, किस पे आती है, मेमोरी लेवल पे आ जाती है। इनसाइट लर्निंग जो है
वो आती है हमारी अंडरस्टैंडिंग के अंदर आ जाती है, ठीक है। और मेटाकॉग्निशन जो है वो आ जाती है हमारी रिफ्लेक्टिव के अंदर आ जाती है। और सेल्फ मोटिवेशन जो है हमारा लेवल फर्स्ट के अंदर आ जाता है। फिर देखो मेमोरी लेवल जो है उसमें टीचर का है ऑथोरिटी और कंट्रोल, यानी ये क्या करता है, फैक्चुअल रिकॉल ड्रिल रिपीटेशन। और लर्नर जो है पैसे होता है मेमोराइज फैक्ट्स, और अंडरस्टैंडिंग के अंदर फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है। अंडरस्टैंडिंग के अंदर कैसे काम करता है, फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप अमंग एक्टिव लर्नर अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, कहता है डिफेक्ट लेवल में गाइड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिटिकल थिंकिंग इंक्वायरी है, थिंग्स इंडिपेंडेंटली एनालाइज प्रॉब्लम्स। ये देखो कंडीशनिंग मेमोरी लेवल से है, conditioning memory level teaching because it involves repetition and habit formation। inside learning जो है अंडरस्टैंडिंग से, inside learning is linked with understanding level, wherever teacher is it helps learner to grasp concept and relationship meaningful। मेटाकॉग्निशन जो है रिफ्लेक्टिव लेवल से है, मेटाकॉग्निशन एसोसिएटेड विद रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग learner reflect on their own thinking process। सेल्फ मोटिवेशन जो आ जाता है हमारा, वो आ जाता है हमारा सेल्फ मोटिवेशन ऑटो ऑटोनमस लेवल टीचिंग लर्नर्स टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है, आगे हम नेक्स्ट के अंदर देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।